हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं साइंस का, जैव प्रक्रम। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सजीव पादपों एवं जंतुओं में पोषण के बारे में पढ़ेंगे, श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, संवहन के बारे में पढ़ेंगे और उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि जैव प्रक्रम कहते किसे हैं। वे प्रक्रम जो जीव के अनुरक्षण या रख रखाव के लिए काम करते हैं, वो सारे प्रक्रम क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जो भी हमें जीव का कुछ भी रख रखाव करना है तो उसके लिए जो भी काम करते हैं हम, वो क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम 4 तरीके के होते हैं: पोषण, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन। पोषण क्या है? पोषण भोजन को ग्रहण करने और इससे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को बोलते हैं। हमने क्या करा? खाने को खाया और उससे क्या करी? ऊर्जा प्राप्त करी, तो हम पोषण कहेंगे। पोषण 2 तरीके के होता है, एक है विषमपोषी और दूसरा है स्वपोषी। तो हम विषमपोषी और स्वपोषी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्वपोषी। यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वपोषी कहते हैं। और दूसरे ये भी कह सकते हैं कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए वो स्वपोषी पोषण करते हैं। विषमपोषी जो वो होते हैं जो दूसरे जंतुओं पे निर्भर रहते हैं। जैसे इसमें जंतुओं को कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, मृतजीवी। दूसरा अंतर यह है कि इस पोषण में CO2, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, जिसमें जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और द्वारा जो भी अकार्बनिक पदार्थ है या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण में ये प्रक्रिया नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इसमें होता है। ये पोषण हरे पौधों तथा साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल में होता है, और ये पोषण क्या होता है? प्राय सभी जंतु, मानव, परजीवी, कवक आदि में होता है। तब इसमें जानते हैं कि आखिर प्रकाश संश्लेषण अभी हमने जान लिया है ना। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स करते हैं कि किन 3 चरणों को समझना चाहिए। इसमें कौन से 3 चरण है इसमें? सबसे पहले ये है कि पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल, पत्तियों में जो हरा हरा पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। वो क्या करता है? सूर्य से आने वाली प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है, और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। दूसरा स्टेप ये है कि सूरज से क्लोरोफिल ऊर्जा लेता है, कौन सी ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा, और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल के पानी के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन कर देता है। तीसरा चरण क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देता है, यानी हाइड्रोजन अणु के कार्बन के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अब अमीबा में जो पोषण है वो किस तरीके से किया जाता है? अमीबा में पोषण कैसे होता है? तो आपको ये अमीबा का चित्र दिख रहा होगा यहाँ पे साइड में, ये अमीबा का चित्र है। इसमें क्या है? अमीबा के बाहर खाद्य पदार्थ है, खाद्य कण है। वो क्या करता है? अपने पदार्थ से क्या करता है? खाद्य कण को चारों ओर से घेर लेता है, और फिर क्या करता है? उसको घेर के अंदर की साइड करके उसका क्या कर लेता है? पोषण कर लेता है। तो सबसे पहले क्या है? अमीबा अपना भोजन पदार्थ की सहायता से ग्रहण करता है। ये क्या है? ये इसकी पदार्थ है। यह है भोजन को पदार्थ से घेर लेता है, और अमीबा के अंदर प्रवेश करने पर भोजन खाद्यान्नी बनाते हैं, जहाँ भोजन का क्या हो जाता है? पाचन होता है। भोजन की पाचन और अवशोषण के बाद अवशिष्ट पदार्थ क्या कर दिया जाता है? उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जो भी वेस्टेज है, अवशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्टेज, उसको क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है अमीबा में। अब यह हमने जाना अमीबा में पोषण। अब मनुष्य में पोषण किस तरीके से होता है इसके बारे में जानते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में एक लंबी आहार नाल होती है, और उससे संबद्ध कुछ पाचन ग्रंथि होती हैं। सबसे पहले हम मुंह के बारे में जानेंगे, हमारे मुंह में क्या होता है। आहार नाल की शुरुआत मुंह से होती है, और मुख गुहा में दांत, जीभ और लार ग्रंथि होती है। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर चबाने में मदद करता है, और जीभ भोजन को स्वाद बताती है, और उसे क्या करती है? लार से मिलाकर खाने को नरम कर बनाती है, और भोजन को निगलने में मदद भी करती है। लाल ग्रंथि कौन सा रस देती है? लाल रस देती है, जिसमें एमाइलेज नामक एंजाइम होता है। तो आपको याद हो कि लाल ग्रंथि में लाल रस, और उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार
कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज, जो क्या करता है? ये स्टार्च और मंड को शर्करा में बदल देता है। इसके बाद है सेकंड ग्रसिका। ग्रसिका करती है, ग्रसिका को खाद्य नली भी कहते हैं। इसके अंदर की दीवारें पेशी होती है जिनके सिकोड़ने और फैलने से भोजन क्या करता है? आगे की तरफ धकेला जाता है और इस गति को ही हम क्या बोलते हैं? क्रमकुचक गति कहते हैं। इसी प्रकार भोजन अमाशय में क्या होता है? पहुंचना, यानी ग्रसिका क्या करती है? खाने को अमाशय में पहुंचाने का काम करती है। इसके बाद क्या है? अमाशय। अमाशय क्या है? एक थैली की तरह संरचना है जिसमें भोजन का खाने का क्या होता है? पाचन होता है। अमाशय की दीवारों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथि। ये एक रस स्रावित करती है। जठर ग्रंथि कौन सा रस स्रावित करती है? जैसे लार ग्रंथि लार रस था, ऐसे जठर ग्रंथि जठर रस स्रावित करती है। इस रस में क्या होता है? इस रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, एंजाइम और श्लेष्मा पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माध्यम को अम्लीय बना देता है। HCl है तो आपको पता है अम्ल क्या है? HCl, तो क्या कर देगा? अम्लीय ही बना देगा, जिससे पेप्सिन एंजाइम को प्रोटीन के पाचन में मदद मिल जाती है और इससे क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है इसकी हेल्प से। और इसके अतिरिक्त भोजन में उपस्थित जो कीड़े, कुछ कीटाणु अगर चले जाते हैं उसको भी क्या कर देता है? ये HCl नष्ट कर देता है। तो ये HCl का काम है। इसके बाद हम जानेंगे यकृत। यकृत क्या है? इसके बाद अमाशय के बाद कहाँ जाता है हमारा खाना? यकृत। तो यकृत के बारे में जानते हैं हम। यकृत से आने वाला भोजन कैसा होता है? अभी हम अमाशय में क्या करा था? HCl मिल गया, यानी कि खाने को अम्लीय कर दिया, अम्लीय हो जाता है, तो वो क्या होगा? यकृत में जाएगा तो आखिरी में कौन सा खाना आ रहा है? अम्लीय भोजन आ रहा है। यकृत से निकलने वाला पित्तल वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है और इसी प्रक्रिया को इमल्सीकरण भी कहते हैं। जो क्या करता है? जो वसा है उसको छोटी छोटी गोलियों में बदलना इमल्सीकरण कहलाता है। और इस प्रक्रिया के कारण क्या होता है? वसा का पाचन हो जाता है। यकृत में वसा का पाचन आसानी से हो जाता है। इसके बाद अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है? अमाशय अग्नाशय एक रस स्थापित करता है जिसे अग्नाशयी रस बोला जाता है। इस रस से क्या होता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज और कौन कौन से एंजाइम इस रस में पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम क्या होते हैं? इसके अंदर पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। जो हमारा ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को पचा देता है और जो लाइपेज है वो किसको पचाता है? वसा को। और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को। तो आपको ये याद हो कि ट्रिप्सिन प्रोटीन, लाइपेज वसा और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। इसके बाद है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा है जो मनुष्य की लगभग कितने फीट लंबी होती है? 20 फीट लंबी होती है। छोटी आंत की आंतरिक सतह में उंगली के आकार के होती है ये, जिसी को हम क्या बोलते हैं? दीर्घद्रोम भी कहते हैं। ये बचे हुए भोजन को अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देता है और क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पूरी तरह से क्या होते हैं? इसमें पच जाती है। क्षुद्रांत के द्वारा स्रावित रस से प्रोटीन अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में और वसा वसीय अम्ल तथा गिल्सोल में परिवर्तन हो जाता है। तो जो भी क्षुद्रांत में जो भी रस होता है उससे जो रस निकलता है प्रोटीन किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। और वसा किस में बदल जाता है? वसीय अम्ल में या गिल्सोल में बदल जाता है। इसके बाद क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत यानी कि वृद्धांत भी बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है? मान लो कोई खाना छोटी आंत में नहीं पच पाता है तो उस अध पचे खाने को कहाँ पे पचाया जाता है? बड़ी आंत में पचाया जाता है, जहाँ पानी अवशोषित किया जाता है और शेष सामग्री जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको गुर्दे के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये मानव पाचन तंत्र का चित्र है।